नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्नवाल भारत के भूगोल में अध्याय 7 को पढ़ रहे थे। उसी में जो है हम लोग अपना अगला टॉपिक हाथी संरक्षण परियोजना और बहुत सारे अन्य जानवरों की जो है संरक्षण परियोजनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, करीब 1 महीने तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी और रिकवर होने में थोड़ा समय लगा। तो इस कारण से जो है दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा सा सॉरी, क्षमा करिएगा। अब से जो है वीडियो रेगुलरली आएंगी। तो अब हम लोग जो है कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को दोबारा कंप्लीट करेंगे। तो किसी प्रकार का अगर आपको परेशानी हुई तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बीच में अभी जो है संघ लोक सेवा आयोग का भी जो परीक्षा थी यूपीएससी की, वो भी बीत गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अपलोडेड है, जाकर उनको देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियोस को जो है लाइक किया करिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को हाथी संरक्षण परियोजनाओं के साथ। तो देखिए, पहला कारण ये होगा कि सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि आखिर हाथियों के संरक्षण की जरूरत किस लिए पड़ी। तो देखिए, हाथी के जो दांत होते हैं जिनको टस्क कहा जाता है, उसमें जो है श्वेत पदार्थ वाले भाग को आइवरी कहते हैं। ठीक है, जो बाहरी भाग सफेद रंग दिखता है उसको आइवरी कहते हैं। और इस भाग से विभिन्न प्रकार के सुंदर व कीमती सामान तथा खिलौने भी बनते हैं, जिसके लोभ में शिकारी लोग जो है असंवैधानिक रूप से जो है हाथियों का शिकार करने लगते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो है इनकी संख्याओं में बहुत तेजी से गिरावट आने लगी हाथियों के। इस कारण से जो है इनके संरक्षण के लिए जो है कई कदम उठाए गए थे। देखिए, हाथियों के प्राकृतिक आवास स्थलों में उनका दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा जो है वर्ष 1992 में, याद रखिएगा कब, वर्ष 1992 में गजतमे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। किस नाम से? गजतमे के नाम से जो है हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी, जिसका शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले में से किया गया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान समय से का मतलब हुआ कि ये जो किताब है 2017 की है, तो उस समय के हिसाब से जो है यह परियोजना 16 राज्यों में चल रही थी। अभी जो है लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूंगा बाद में। देखिए, इसके अंतर्गत जो है हाथियों की संख्या बढ़ाने तथा मानव हाथी संघर्ष को यथासंभव रोकने के प्रयास पर भी बल दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत जो है 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र जो है घोषित किए गए थे, जो लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आप विस्तृत थे। इसके बाद देखिए, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है, नेशनल हेरिटेज एनिमल भी इसको घोषित किया है। देखिए, हाथी सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, क्योंकि इसका उपयोग जो है युद्धों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। और अब तो फिलहाल युद्धों में तो नहीं किया जाता, लेकिन आज भी बहुत सारे तमाम जो कुछ त्यौहार होते हैं उनमें इनकी बड़ी मात्रा में शामिल किया जाता है। इसलिए जो है अब इसे भी बाघों के समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ देखिए, राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA के जो गठन की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में जो है एशिया के 60% लगभग 27,000 जो है हाथी पाए जाते हैं। देखिए, 24 मई 2011 को 8 देशों के पर्यावरण मंत्रियों का जो है हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जो है संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में जो है भारत के अतिरिक्त कौन कौन से देश आए थे? थाईलैंड, तंजानिया, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया, कांगो गणराज्य और बोत्सवाना जो है इसमें शामिल थे। तो कौन सी परियोजना थी, सम्मेलन था, सॉरी, हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो कि आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। देखिए, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु जो है एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी, जो आपने काफी बार सुना होगा स्लोगन, इसकी भी शुरुआत की गई थी। साथ ही हाथियों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए विश्वव्यापी संदेश पहुंचाने हेतु वर्ष 2013 में नई दिल्ली में जो है एलिफेंट 50:50 फोरम पर जो है बनाया गया था। इसके बाद देखिए, राजस्थान के जयपुर के आमेर, जो कि कुंडा गांव में केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज भी जो है बनाया गया था। ठीक है, किसकी सहायता से? तो केंद्र और राज्य की सहायता से बनाया गया था, जिसमें जो है हाथियों के लिए चिकित्सा केंद्र, महावतों के रहने के लिए घर तथा राइडिंग ट्रैक आदि भी बनाए जाएंगे। इस प्रकार 2 अन्य विलेज एशिया में श्रीलंका और थाईलैंड में भी स्थापित किए गए। और देश में जो है पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में बनाया गया है। देखिए, भारत के मानचित्र में आप लोग हाथी रिजर्व देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये स्थित है।
तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिए। पढ़ने का मतलब नहीं, मतलब मैं अगर बोल के बताऊंगा तो इसमें ज़्यादा कोई बताने लायक चीज़ है नहीं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मैं आपके सामने पूरी मैप जो है शामिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी कि सिंहभूम जिले में जो है पहला परियोजना ये शुरू की गई थी, और तमाम चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ और बातें। देखिए, वर्ष 2009 की अधिसूचना के अनुसार देश में हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 27 थी। इसके बाद मेघालय में खासी आरक्षित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में बादलखोल एवं लेमारू, उड़ीसा में दक्षिण उड़ीसा हाथी आरक्षित क्षेत्र व वैतरणी हाथी आरक्षित क्षेत्र को वन मंत्रालय की जो है मंजूरी मिलने से 5 नए आरक्षित क्षेत्र भी जो अस्तित्व में आए थे। तो 27 थे, 5 नए और आ गए, इसका मतलब कितनी हो गई, ये आपकी कुल 32 हो गई, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाथी भारत में जो है अधिसूचित हाथी आरक्षित क्षेत्रों के बारे में और भी कुछ जानकारी लिया जाए। देखिए इस प्रकार से, देखिए पूर्वी भारत जिसमें आपका दक्षिण पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में जो है हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ है। देखिए कुछ प्रमुख नाम हैं जो इस क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं पूर्वी भारत में, जैसे मयूर झरना, सिंहभूम, मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, वैतरणी, दक्षिणी उड़ीसा, लेमारू, बादलखोल, तोमो और पिंगला। तो ये कुछ 9 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं जो आपके पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। अब देखिए इनमें से जो है अलग अलग जगहों पर ये पाए जाते हैं, जैसे मयूरभंजना आपका पश्चिम बंगाल में, सिंहभूम आपका झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, संबलपुर आपका झारखंड, वैतरणी आपका उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा में मतलब उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में जो नीचे साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर, लेमारू जो है छत्तीसगढ़ में, और बादलखोर तोर पिंगला जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। क्षेत्र याद रख सकते हैं आप, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबके याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए उत्तरी ब्रह्मपुत्र में भी पाए जाते हैं हाथियों की संख्या, तो वहाँ पे किस क्षेत्रों की बात हो रही है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम के जो है क्षेत्रों की बात हो रही है। तो देखिए उत्तरी ब्रह्मपुत्र में आपका कामेंग और सोनितपुर, ये 2 जगहों पे जो है आपके पाए जाते हैं, और कामेंग जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है, सोनितपुर आपका जो है असम में है। इसके बाद देखिए आपका दक्षिण ब्रह्मपुत्र की बारी आती है, जो जिसमें जो है एरिया आपका असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो देखिए दक्षिण ब्रह्मपुत्र में जो है 2 आपके पाए जाते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र, जैसे दिहांग पटकाई में और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग पटकाई आपका असम में है, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखिए काजीरंगा, जो कि असम और नागालैंड के क्षेत्रों में बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 2 आपके हाथी आरक्षित क्षेत्र, काजीरंगा, कार्बी आंगलांग, धनसिरी, लुंगडिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके असम में स्थित है। इसके बाद देखिए एक और है ईटांगी, जो कि आपका नागालैंड में स्थित है। तो देखिए ये पोर्शन जो है इसी में आएगा, ये वाला तीनों, ठीक है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो 2 जो है आपके असम में स्थित है और तीसरा जो है आपका नागालैंड में स्थित है। इसके बाद देखिए पूर्वी द्वार्स, ठीक है, जो कि आपका असम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर जो है आपके 2 क्या कहते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं, चिरांग रिपू और पूर्वी द्वार्स। तो इसमें जो है चिरांग रिपू आपका असम में, पूर्वी द्वार्स आपका पश्चिम बंगाल में। फिर देखिए पूर्वी हिमालय, जिसमें आपका मेघालय सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 आएंगे क्या कहते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र, गारो हिल्स और खासी हिल्स, ठीक है। तो ये आपका मेघालय में है और ये आपका ये भी आपका मेघालय में है। देखिए फिर उसके बाद नीलगिरी, पूर्वी घाट की बात हो रही है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसमें इसका विस्तृत क्षेत्र है। और इन जगहों पर जो है आपके क्या कहते हैं 4 पाए जाते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र, कहाँ कहाँ, मैसूर, वायनाड, नीलगिरी और रायल में। तो देखिए मैसूर आपका कर्नाटक में हो गया, वायनाड आपका केरल में, नीलगिरी तमिलनाडु, रायल आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखिए दक्षिणी नीलगिरी, जो कि आपका केरल तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर जो है नीलाम्बूर और कोयम्बटूर 2 यहाँ पर जो है पाए जाते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र। तो नीलाम्बूर जो है आपका केरला में, कोयम्बटूर जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट, जिसमें कि आपका तमिलनाडु, केरल स्थित है, यहाँ पर 2 आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र, अन्नामलाई और अनाईमुड़ी में। तो अन्नामलाई जो है आपका तमिलनाडु में है, अनाईमुड़ी आपका केरल में है। पेरियार, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम पर रखा गया है, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एरिया जो है आपका केरल और तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही क्या कहते हैं आपका बनाया गया है हाथी आरक्षित क्षेत्र, श्रीविल्लीपुत्तूर, जो आपकी आपका तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी, यहाँ पे एक और है पेरियार, जो कि आपका केरल में स्थित है। तो ठीक है, इसके अंदर 2 अंतर्गत थे, एक था श्री विल्लीपुत्तूर जो आपका तमिलनाडु में, और पेरियार जो कि आपका केरल में है। उत्तरी भारत में जो बात आती है तो आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इसमें आपके शिवालिक और उत्तर प्रदेश में स्थित
दो क्या कहते हैं हाथी आरक्षित क्षेत्र, शिवालिक आपका उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर आपके 32 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, और इतनी एरिया में ये जो है पूरा संपूर्ण 32 के 32 फैले हुए हैं, ठीक है, सबके मिलाकर ये एरिया है, कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद देखिए और भी कुछ जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अखिल भारतीय हाथी गणना, तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखिए 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रथम समन्वय आधारित अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन के प्रारंभिक परिणाम जो है जारी किए गए थे। दोस्तों ये जो है आपके लिए किसी काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस आपको ये थोड़ा सा बस इतना याद रखना है कि इस तरह की चीज़ें भी हुई थी, क्योंकि ये 2017 के करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट था, पर अब ये जो है बुक थोड़ी पुरानी है तो ये अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। देखिए इसी में एक और चीज़ है गज यात्रा, जो कि आपकी 12 अगस्त 2017 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर देश में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान गज यात्रा को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, और यह अभियान हाथियों की बहुलता वाले देश के 12 राज्यों में जो है संचालित किया गया था। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा भारतीय हाथी के संरक्षण के लिए किस प्रकार से जो है कदम उठाए गए थे। भारतीय हाथी नहीं बल्कि जो एशिया में तमाम जो देश हैं उन सभी जगहों पर जो है हाथियों के संरक्षण के लिए बड़े बड़े कार्य किए गए थे। देखिए अगला हम पढ़ेंगे जिसमें मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो देखिए मगरमच्छ के संरक्षण के लिए कौन कौन सी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। देखिए वर्ष 1974 में मगरमच्छ के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो जैव विविधता एवं पर्यावरण के प्रसिद्ध भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ पर जो है मगरमच्छ के संरक्षण के लिए जो है परियोजना चलाई गई थी 1974 में। तो ठीक है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को जो है विश्व धरोहर सूची में भी जो है शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके बाद देखिए कि देश के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में अवस्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में लवण युक्त, ठीक है, खारे पानी में रहने वाली मगरमच्छों की संख्या काफी भारी मात्रा में है, और इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किए गए, और मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आपकी किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई, ठीक है। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों के संरक्षण एवं विकास के लिए एक नया वन्यजीव अभयारण्य जो है बनाया गया था। चलिए आगे देखिए। देखिए भारत में कुछ प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 5 यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में स्थित है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य आपका राजस्थान में स्थित है। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा में स्थित है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, उड़ीसा में स्थित है। सतकोशिया जाज वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। देखिए याद रखिएगा कि कुल जो है 16 मगरमच्छ जो है प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किए गए थे। ये ऐसी बीच बीच में आपको मैं रिपीट करा देता हूं जिससे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए भागवत पूर्व मगरमच्छ परियोजना, देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस परियोजना की शुरुआत जो है आपकी 1970 के दशक में जो है की गई थी, और जिसका उद्देश्य जो है खारे पानी में मगरमच्छों की संख्या की जो है वृद्धि करना था। देखिए इसके बाद अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर हाइपर्टोलॉजी के इस विशेषज्ञों की मदद ली गई, जो मगरमच्छों के संरक्षण के लिए विश्व की सर्वोत्तम विधियों का जो है प्रयोग करते हैं, और यह परियोजना जो है सुंदरवन की मुख्य भूमि से दूर लोथियन द्वीप के पास जो है स्थित है। अगला देखिए इसके तहत जो है विशेषज्ञों द्वारा सुंदरवन के वन अधिकारियों को एक वर्ग का क्षेत्र प्रशिक्षण मतलब फील्ड ट्रेनिंग भी दिया गया था, जिसमें प्रजनन में सक्षम एवं असक्षम अंडों की पहचान, अंडों के संरक्षण हेतु वातावरण तैयार करने एवं मगरमच्छों के अंडों को एकत्र की जाने की विधि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी जो है सम्मिलित थी। तो देखिए आपको इतना ही याद रखना है कि वर्ष 1974 में मगरमच्छ के संरक्षण की जो है परियोजना बनाई गई थी, और इसकी शुरुआत आपके भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से जो है की गई थी। इसके बाद देखिए गिद्ध संरक्षण परियोजना, आपने काफी बार सुना होगा कि उनकी जो है काफी हद तक जो है वो विलुप्त होने के कगार पर हो चुके हैं गिद्ध, वल्चर्स, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इनके संरक्षण के लिए जो है कदम उठाए गए थे भारत में। देखिए गिद्धों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें क्या कहा गया था कि भारत में अधिकतर गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के उपयोग के कारण होती है। आप जानते हैं कि गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाया करते थे, एक तरह से ये प्रकृति को साफ करने का काम किया करते थे, लेकिन जो हम जानवरों को दवाइयाँ लगाया करते थे
ठीक है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए। तो जब ये जानवर मरते थे तो उनके अंदर इतनी भारी मात्रा में दवाओं का जो है पाया जाता था, ये ड्रग्स की, इससे खाने वाले जो गिद्ध थे उनमें जो है संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल गया और धीरे धीरे इनकी जो संख्या है विलुप्त होने लगी थी। क्योंकि ये दोनों जो ये दवाई, ये ड्रग्स हैं, याद रखिएगा नाम काफ़ी बार आता भी है एग्जाम में, रुकिए मैं थोड़ा मिटा दूँ जिससे आपको नाम अच्छे से दिखे। तो ये नाम जो है आपका काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, डाइक्लोफेनाक और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये दोनों जो है आपके जो दवाई है, इनसे जो है गिद्धों के काफ़ी हद तक शरीर जो है खराब होता चला गया और इस कारण से जो है ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। ठीक है, जहाँ कभी आपने अपने बचपन में काफ़ी गिद्ध देखे होंगे कि धीरे धीरे आपके बड़े होते होते ये काफ़ी हद तक विलुप्त हो गए थे। देखिए, एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव नाम की जो है एक शुरू किया गया था कार्यक्रम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी क्या है कि सेविंग एशियाज वेलचर फॉर एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो सेव एक कार्यक्रम है और इसका फुल फॉर्म सेविंग एशियाज वल्चर फॉर्म एक्सटेंशन। ठीक है, इस गिद्धों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था सेव नामक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था कि गिद्धों को समाप्त होने से बचाना है। देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 लाख वर्ग किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्र जो हानिकारक दवाओं से मुक्त हों, उसमें गिद्धों को संरक्षित किया जाएगा। लगभग संपूर्ण दक्षिण एशिया में जो है विलुप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास जो है आरंभ भी कर दिया। इसके अंतर्गत पशुओं को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनाक पर जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया, जिसके कारण गिद्धों की जो है मौत हो रही थी। देखिए अगले पॉइंट को कि देश में जो है गिद्धों की तेजी से घटती संख्या को देखते हुए जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजनाओं की जो है शुरुआत भी की गई। 4 जगहों पर, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में। देखिए, असम के धर्मपुर में एक अन्य गिद्ध प्रजनन क्षेत्र भी जो है स्थापित किया जा रहा है। भारत में जो है पिंजौर, जो कि आपका हरियाणा में, राजभट खावा पश्चिम बंगाल तथा रानी असम में स्थित 3 गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम जो है शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम का शुभारंभ पिंजौर के जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से जो है किया गया था और यह केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला जो है ऐसा केंद्र है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में प्रमुख योगदान भी करता है। यहाँ बीमार पक्षियों की श्रेणी वाले 2 हिमालयन ग्रिफॉन के साथ साथ 8 सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों सहित कुल 10 गिद्धों को रखा भी यहाँ पे किया गया है। सभी गिद्धों के पीठ पर डमी उपग्रह ट्रांसमीटर लगाए गए हैं, लेकिन शीघ्र ही इनके ऊपर वास्तविक ट्रांसमीटरों को भी जो है लगाया जाएगा। अब देखिए एक विशेष जानकारी कि राजभट खावा भारत का जो है दूसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र है। पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका हरियाणा के पिंजौर में है। तो पहला आएगा तो हरियाणा के पिंजौर में, दूसरा राजभट खावा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र है। देखिए, प्रोजेक्ट गोदावण के बारे में पढ़ेंगे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु अभियान। ठीक है, तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट गोदावण नामक एक अभियान जैसलमेर के आरंभ किया था और यह अभियान जो है आरंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बना था। देखिए, विश्व में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सर्वाधिक संख्या आपकी राजस्थान में ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो है काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। कभी भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने की स्पर्धा में शामिल इस पक्षी को जंगलों में संख्या 200 से भी कम जो है रही गई थी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचर। ठीक है, तो ये जो इसका फुल फॉर्म है, इसकी रेड डाटा सूची में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर रखा गया है। धीरे धीरे ये काफ़ी हद तक विलुप्त हो चुके हैं, तो इनके बचाव के लिए काफ़ी प्रयास जो है किए गए थे। तो आपको याद रखना है कि इनकी शुरुआत जो है सबसे पहले बचाव की हरियाणा से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपना कि हाँ, गिर सिंह परियोजना के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो गिर सिंह परियोजना से क्या है, ये जो आपके गुजरात में जो गिर वन अभ्यारण्य है, जिसमें क्या कहते हैं आपके शेरों को जो है बचाया जाता है, जिस तो उन्हीं के बारे में जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे कि गिर अभ्यारण्य को वर्ष 1973 में राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया और इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान से गिर सिंह परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, गिर अभ्यारण्य को जो है 1973 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया और गिर सिंह परियोजना की जो है शुरुआत भी की गई। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, एशियाटिक होम ऑफ लायंस, ठीक है, कहा जाता है।
इसके बाद देखिए गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ ये एशियाई शेर जो है पाए जाते हैं। तो ठीक है, केवल यहीं पर जो है एशियाई शेर अभी तक पाए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर इनकी मात्रा जो है काफ़ी हद तक कम या विलुप्त हो चुकी है। देखिए 14वीं शेर गणना 2015 के आंकड़े, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक निष्कर्ष के रूप में पता कर सकते हैं कि क्या इसमें बात कही गई है। बाकी लेटेस्ट डेटा तो जरूर अपलोड करूँगा, करा जाएगा, किसी समय हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं हल्का सा। देखिए कि 14वीं शेर गणना 2015 के आंकड़े जो 10 मई 2015 को जारी किए गए थे, उनके अनुसार जो है गुजरात के गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की संख्या में जो है 27% की उत्साहजनक वृद्धि जो है दर्ज भी की गई थी। और 2010 की पिछली आंकड़ों के गणना के आंकड़ों से 411 बढ़कर 523 हो गई है। वही गिर तथा इसके आसपास के शेरों का निवास क्षेत्र भी पिछले 5 सालों में 10,000 वर्ग किलोमीटर से 22,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इसमें एक तरह से पॉजिटिव न्यूज मिली है कि इस परियोजना से जो है शेरों की संख्या जो है काफ़ी हद तक बढ़ी है, उनके जो पूरा एरिया था वर्ग किलोमीटर उसमें भी काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। इसके बाद देखिए और आगे अब जो हम पढ़ेंगे हंगुल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति के सरल स्वभाव वाला हिरण है और यह अब केवल कहाँ पर, कश्मीर में स्थित दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में ही केवल शेष बचा है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु भी है। ठीक है, तो अब देखिए इनके कारण क्या हुआ कि इनके संरक्षण के लिए इतना क्या कहते हैं शुरू करना पड़ा। तो देखिए यह संकटापन प्राणी है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी संख्या लगभग 5,000 थी, लेकिन कैसे ये इतने कम हो गए। देखिए जो वर्ष 1970 में घटकर मात्र 150 हो गई है। तो इसे संरक्षित करने एवं इसकी संख्या में वृद्धि हेतु वर्ष 1970 में IUCN तथा WWF के सहयोग से जम्मू कश्मीर सरकार ने हंगुल परियोजना की शुभारंभ किया और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इनकी वृद्धि संख्याओं में जो है कुछ वृद्धि हुई है, क्योंकि इनकी भारी मात्रा में शिकार किया जाता था और इस कारण से जो है इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई थी। इसके बाद देखिए कस्तूरी मृग परियोजना, इसके बारे में पढ़ते हैं किस लिए ये शुरू की गई थी, इसको भी हम देखेंगे। देखिए कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक। और कस्तूरी मृग केवल नर मृग में ही पाई जाती है। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है जो उनके पेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी के औषधि एवं प्रसाधन महत्व के कारण बड़े पैमाने पर इन मृगों का जो है अवैध शिकार शुरू हो गया, जिसके कारण से इनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती चली गई। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। इनके संरक्षण के लिए जो है कस्तूरी मृग के प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से वर्ष 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य तथा उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य काफी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य और दूसरा बद्रीनाथ अभ्यारण्य काफी हद तक प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए लाल पांडा परियोजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाने वाला जानवर है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर लाल पांडा पाए जाते हैं। इसे जो है अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। कई बार इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, कैट बियर की प्रजाति जो है आप क्यों भारत में इतनी ज़्यादा ये क्या कहते हैं कम हो गई है, तो कैट बियर से आप समझ जाइएगा कि ये लाल पांडा की जिक्र हो रहा है। ठीक है, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, अतः इसके संरक्षण के लिए वर्ष 1996 में विश्व वन्य जीव निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, देखिए पद्मजा नायडू जो है हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी और यह IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त जीव के रूप में जो है सूचीबद्ध है। इसके बाद देखिए मणिपुर थामिन परियोजना, अब इसमें क्या बात है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए थामिन मतलब होता है एल्ड्स डियर, एक विशेष प्रकार का हिरण है जो मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जंगलों में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील के ये पास में पाया जाता है। ठीक है, मणिपुर के, और यहाँ पर जो है इसका अवैध शिकार होने के कारण इसकी गणना विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में जो है होती है। और वर्ष 1977 में इनकी संख्या जो है इनकी कुल संख्या का मात्र 18 रह गई थी। ठीक है, तो काफी हद तक इसकी भारी गिरावट हो गई अवैध शिकारों की वजह से। और इस प्रजाति के संरक्षण व संवर्धन हेतु वर्ष 1977 में मणिपुर राज्य में थामिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा थामिन मतलब
एल्स डियर, ठीक है, ये हिरण की एक प्रकार की प्रजाति होती है जिसका काफ़ी मात्रा में अवैध शिकार होने की वजह से इसकी धीरे धीरे संख्या जो है कम होती चली गई। और इनके क्या कहते हैं बचाव के लिए 1977 में मणिपुर राज्य में थामिन परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखिए अब अगला इंपॉर्टेंट है कछुआ संरक्षण परियोजना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए कछुए की विशिष्ट प्रजातियों में से एक है ऑलिव रिडले, जो दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है और जो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में जो है भारत के पूर्वी तटों पर, जिसे विशेषता उड़ीसा तट पर जो है अपने घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। तो कहाँ से, अमेरिकी प्रजाति है और वहाँ से ये जो है शीत ऋतु में भारत के उड़ीसा तट पर अपने घोंसले लगाने आता है और इनका उपयोग औषधि निर्माण में जो है किया जाता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका अवैध व्यापार होता है, जिससे इनकी संख्या में जो है लगातार कमी हो रही है। तो इनके औषधि गुणों के कारण इनका जो है अवैध व्यापार होता है और इस कारण से इनकी संख्याओं में जो है लगातार जो है कटौती होती जा रही है। अतः इसके संरक्षण के लिए जो है उड़ीसा सरकार द्वारा 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना का शुरुआत भीतरकनिका अभ्यारण्य से जो है किया गया था। तो कहाँ से किया गया था, 1975 में उड़ीसा सरकार ने कछुआ संरक्षण परियोजना की शुभारंभ भीतरकनिका अभ्यारण्य से किया। देखिए ऑलिव रिडले व अन्य कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं यूएनडीपी तो आपको फुल फॉर्म मालूम होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है साझे तौर पर वर्ष 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी की और यह प्रोजेक्ट कछुआ के प्रजनन क्षेत्रों को सुरक्षित भी करता है। ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले वाले क्षेत्रों की जांच सैटेलाइट टेलीमेट्री टेक्निक के द्वारा जो है की जा रही है। इसके बाद देखिए कि इस कछुए का प्रजनन स्थल गहिरमाथा है, जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो दो नदियों के मुहाने के बीच भीतरकनिका अभ्यारण्य में जो है स्थित है और इस अभ्यारण्य में जो है मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। देखिए गैंडा परियोजना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में जो है होता है और इसलिए बड़े पैमाने पर इनका अवैध शिकार भी होता है। ज़्यादातर जो है ये अधिकतर चीज़ें जो है औषधि गुणों के कारण इनका अवैध निर्माण और शिकार होता है और अवैध शिकार के कारण जो है इनकी संख्याओं में जो है लगातार कमी होती जा रही है। इनकी कम होती संख्या के कारण इनके संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में गैंडा परियोजना जो है प्रारंभ भी की गई थी। कब की गई थी, 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। गैंडा के लिए असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जालदापारा अभ्यारण्य जो है मुख्य शरण स्थली है। तो याद रखिएगा गैंडों के परियोजना प्रारंभ कहाँ कहाँ किए गए थे, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान, पश्चिम बंगाल का जालदापारा, ठीक है, अभ्यारण्य मुख्य तरह से इसके शरण स्थली है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क तो फेमस ही है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए और उसी की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए ये नाम आपने काफी बार सुना होगा, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण, जिसको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसको सूस, ठीक है, वो जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया था और यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जो है इसको शामिल किया गया है। WWF इंडिया द्वारा वर्ष 1997 से स्थानीय समुदायों के सहयोग के आधार पर गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु जो है कई कार्यक्रम भी चलाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे थे गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण में। तो इसके अगले पॉइंट को देखिए कि बिहार के भागलपुर जिले में जो है सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की जो है स्थापना भी की गई, जो एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास भी है। देखिए डॉल्फिन का नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा देना, ठीक है, नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा देना। देखिए केंद्र सरकार ने 3 मई 2013 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का जो है चौथा देश है। तो इससे पूर्व कौन कौन से देश हैं इसका नाम आपको याद रखना चाहिए। कोस्टा रिका, हंगरी एवं चिली को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा ऑलरेडी दे चुके हैं। भारत इसमें चौथा स्थान रखता है। देखिए शार्कों के संरक्षण हेतु नई नीति घोषित। शार्क आप जानते हैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव की जो है मछलियां होती हैं, जो काफ़ी हद तक प्रहार करने में काफ़ी सक्षम होती हैं। देखिए शार्क समुद्री जैव श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य भूमिका भी निभाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शार्क मछली को बचाने के लिए फिन्स नेचुरली अटैच नीति जो है घोषित की थी और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को शार्कों के मारे जाने वाले देशों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया। तो भारत में जो है काफी भारी मात्रा में जो है शार्क जो है मारे जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर जो है इनके बचाव के लिए जो है फिन्स नेचुरली अटैच नीति की जो है शुरुआत की गई थी। अन्य मछलियों की तुलना में शार्क कम बच्चे पैदा करती है, जिससे शार्कों की ज़्यादातर प्रजातियां भारत में लुप्त होने की स्थिति में है। इसके बाद देखिए कि शिकारी पक्षियों को संरक्षण, तो इनके संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है उसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत द्वारा 7 मार्च 2016 को अबू धाबी में आयोजित प्रवासी पक्षियों के संरक्षण कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज से संबंधित सम्मेलन में अफ्रीका तथा यूरेशिया के शिकारी पक्षियों के संरक्षण करने के लिए शिकारी पक्षी समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया गया, और भारत शिकारी पक्षी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 56 देश बन चुका है, 56वां, और इससे पहले जो है 55 देश इस पर समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र, देखिए 2 फरवरी 2016 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इटावा में विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र बनाने की योजना बनाई गई, और इसके साथ ही आर्द्र भूमि को भी संरक्षण रखने का जो है इसमें प्रयास किया जाएगा। देखिए अगला पॉइंट कि इसके लिए शेखा झील जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको विश्व स्तरीय झील बनाने के लिए चयनित भी कर लिया गया है। देखिए अगला कि मध्य प्रदेश में जो है देश का पहला वन्य जीव कॉरिडोर की जो है शुरुआत भी की गई। तो जनवरी 2016 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की बाहुल्यता को देखते हुए जो है स्वदेश दर्शन योजना के तहत वन्य जीव कॉरिडोर की जो है स्थापना का निर्णय लिया गया, और देश में यह पहला वन्य जीव कॉरिडोर होगा, और इसके विकास के लिए करीब 92 करोड़ से अधिक की राशि जो है स्वीकृति दे दी गई है। इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को वन्य जीवों के निकट अभ्यारण्यों से जो है जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर की शुरुआत 2 हिस्सों में की जाएगी। प्रथम हिस्से जो है इसके तहत यह पन्ना से शुरू होकर मुकुंदपुर गोविंदगढ़ जलाशय होते हुए संजय गांधी नेशनल पार्क, धुबरी, बांधवगढ़ व जीवाश्म स्थलों को जोड़ेगा। दूसरा हिस्सा डिंडोरी से शुरू होकर कान्हा, मुक्की, नैनपुर और पेंच को जो है जोड़ेगा। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में पहला वन्यजीव कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। इसके बाद देखिए वन्यजीव संरक्षण की जो है कुछ परियोजनाओं को अब हम लोग संक्षिप्त में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला इसमें है बाघ परियोजना, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। इसमें नारा भी दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, और बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना यही इसका लक्ष्य था। इसके बाद देखिए गिद्ध संरक्षण परियोजना जो 2006 में शुरू हुई थी, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को इसमें बचाना था, और गिद्धों की जो है मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है। काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस दवा के कारण जो है गिद्धों की जो है संख्या में जो है भारी गिरावट देखने को मिली। तो देखिए गिर सिंह परियोजना जो 1972 में शुरू हुई थी, ठीक है, गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर जो है पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए हाथी परियोजना 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्रों में पेरियार अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में स्थित है, राजारी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद देखिए कस्तूरी मृग परियोजना जो कि आपका 1970 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य जो है वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, याद रखिएगा, नर मादा में नहीं पाई जाती, केवल नर में पाई जाती है, और यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए लाल पांडा परियोजना 1996 में विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में जो है इसका प्रारंभ हुआ, और लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में जो है पाया जाता है। इसके बाद देखिए थामिन मृग परियोजना जो कि 1970 में शुरू हुई थी। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है थामिन। तो ये हिरण की एक क्या कहते हैं एक प्रजाति है जो कि आपकी मणिपुर में पाई जाती है, और इसकी काफ़ी भारी मात्रा में अवैध शिकार के कारण की संख्या कम होने लगी थी, हमने पढ़ा था, और इस कारण से जो है इनके लिए थामिन मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखिए कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू हुआ था, और उड़ीसा के भीतरकनिका में जो है पाए जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआ का ही एक प्रजाति है जो ठंडियों के समय जो है भारत में प्रवास कर जाता है। इसके बाद देखिए गैंडा परियोजना जो कि 1987 में शुरू हुई थी। तो एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है, और असम के मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा अभ्यारण्य में जो है गैंडों की मुख्य शरण स्थली है, और वहाँ इनके अवैध शिकार से बचाने के लिए जो है
क्योंकि इनके जो सींग हैं वो औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो वहाँ इनसे बचने के लिए, अवैध शिकार से इनको बचाने के लिए गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में की गई थी। फिर देखिए घड़ियाल प्रजनन परियोजना, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की सहायता से 1975 में उड़ीसा से यह परियोजना की जो शुरुआत की थी, और इसी योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में जो है किया गया था। अब देखिए प्रमुख संरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित प्रजातियों के बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका मिजोरम बाघ से संबंधित है। मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका असम। पिग्मी डाक, गैंडा, हाथी, यहाँ पर जो है कुछ और प्रजातियां पाई जाती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान खासकर ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम में पाया जाता है। गैंडा बाघ हाथी के लिए क्या कहते हैं प्रसिद्ध है। काइबुल लामजाओ अभ्यारण्य, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है। काफ़ी इसका नाम थोड़ा सा बोलने में दिक्कत करता है, इसलिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका संगाई हिरण, ठीक है, लोकटक में जो है इसकी प्रजाति पाई जाती है। लोकटक झील जो है उसके आसपास में। फाकिम अभ्यारण्य जो कि नागालैंड में है, यहाँ पर आपकी बाघ, घड़ियाल, हाथी की प्रजातियां हैं। ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्तनपायी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। मुलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्तनपायी यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्तनपायी यहाँ पे प्रजातियां। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, यहाँ पर भी स्तनपायी हैं। फांगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम, स्तनपायी यहाँ पर पाए जाते हैं। करबी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, स्तनपायी एवं पक्षी। पद्मजा नायडू हिमालय जंतु विज्ञान पश्चिम बंगाल में लाल पांडा की प्रजाति पाई जाती है। गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा, हाथी सरीसृप। हुलांग गिवन अभ्यारण्य असम में पाया जाता है। हुलांग और गिवन यहाँ की प्रजातियां हैं। सेसा आर्किड उद्यान अरुणाचल प्रदेश, आर्किड में पाया जाता है। कच्छ कारण काफी फेमस है, काफी बार एग्जाम पूछा जाता है। गुजरात में यहाँ पर जंगली गधा जो है पाया जाता है। 17वां भी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा जो असम में प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापाड़ा जो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ये आपका असम में, हाँ तो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल होगा। यहाँ पर एक सींग वाले जो है गैंडे पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दाचीगाम जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे सफ़ेद भालू पाया जाता है। गिर जो आपका गुजरात में है, यहाँ पर एशियाई शेर जो है पाए जाते हैं। वन विहार उद्यान जो कि आपका मध्य प्रदेश में, सफ़ेद बाघ यहाँ पाए जाते हैं। रेगिस्तान उद्यान राजस्थान में ऊँटों की प्रजाति पाई जाती है। केवला देव उद्यान जो कि आपका राजस्थान में है, साइबेरियन सारस के लिए जो प्रवास कर जाते हैं भारत में ठंडियों के समय। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, हाथी यहाँ पर जो प्रजाति पाई जाती है। ग्रेट हिमालयन उद्यान, ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग की प्रजाति पाई जाती है। मरुभूमि राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर उद्यान हरियाणा सारस क्रेन के लिए। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में फ्लेमिंग चिड़िया के लिए। और रंगन थिट्टू अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में नागराज पक्षी के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। तो लिविंग प्लांट रिपोर्ट आपके लिए किसी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका डेटा पुराना हो चुका है। इसी के साथ ही आपका इसमें जो स्थिति दी गई है ये भी अब पुरानी हो चुकी है, तो नए डेटा के साथ हम इसको अपडेट करेंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं, कच्छ वनस्पतियां या मैंग्रोव, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मैंग्रोव आपकी हमेशा जो है समुद्री इलाकों में जो है ये आपकी उगती हैं, आप जैसा कि आप मैप में देख भी सकते हैं। तो इनके पीछे क्या कारण है कि ये समुद्री इलाकों में ही उगती हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी सुनामी, उससे जो है बचाव का कार्य करती हैं। कौन? मैंग्रोव। तो इसलिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है जो है बचाव के लिए। चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के समुद्र तटवर्ती और पश्च जलों, जिनको बैक वाटर्स कहा जाता है, मुहानों, क्षारी दलदलों व दलदली मैदानों की विशिष्ट पारिस्थितिकी वाले धार सहवानिका क्षेत्र में जो है क्षार सहवानिकी क्षेत्र में जो है ये पाए जाते हैं। और ये बड़ी संख्या में पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र हैं जिनमें क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है खारेपन को ये काफी हद तक जो है अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यह समुद्री जल की उर्वरता बढ़ाते हैं और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, समुद्री तूफानों की तीव्रता कम करते हैं तथा समुद्री सूक्ष्म जीवों के लिए नर्सरी का काम ये करते हैं। भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पतियां विश्व का लगभग 3.3% है और ये तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 4,921 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिनका लगभग आधा भाग पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में फैला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में कच्छ, ठीक है, वहाँ पर भी मैंग्रोव पाए जाते हैं।
ठीक है, वनस्पतियां और प्रवाल भित्तियों की महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरण संसाधन माना गया है, जिनमें समुद्री जीव प्रजातियों को आश्रय तथा तीव्र मौसमी बदलाव से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही ये सतत पर्यटन के लिए संसाधन का आधार भी करते हैं। और भारतीय वन्य सर्वेक्षण पूरे देश में कच्छ वनस्पति क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहा है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1987 से इसके संरक्षण हेतु कार्यक्रम जो है चलाया भी जा रहा है। देखिए, मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र की जो है स्थापना भी की है। और भारत में विश्व की कुछ सर्वश्रेष्ठ कच्छ वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण और प्रबंधन योजना में जो है 39 मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रों की पहचान की गई है। देख सकते हैं आप लोग, जो मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में जो है मैंग्रोव वन है। फिर उसके बाद देखिए आपका उड़ीसा में भीतरकनिका में, फिर महानदी का मुहाना यहाँ पर है, फिर यहाँ पे जो है आपके कृष्णा नदी मुख, पिचावरम, मुथुपेट, कई तरह के जो है जहाँ जहाँ नदियाँ हैं का मुहाना है वहाँ पर ये काफ़ी भारी मात्रा में है। तो इसको आप लोग मैप में देख लीजिएगा। इसको पढ़ने से मैं इसमें पढ़ के क्या बताऊंगा, इसमें तो केवल देखने लायक की चीज़ है। नीचे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पति स्थल कहाँ कहाँ पर है और उनके बारे में क्या खास है, इनके ऊपर देख लेते हैं। मैप भी आप लोग देखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को ये याद हो जाएगा। चलिए, देखिए पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन पाया जाता है। उड़ीसा में आपके कई हैं, जैसे भीतरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा, देवीखौड़ा, थामरा, कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र और चिल्का। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा। तमिलनाडु में आपका पीसीवरम, मुथुपेट, रामनद, पुलिकट और कंजुवेली पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में 17 उत्तरी अंडमान और निकोबार यहाँ पे पाए जाते हैं। केरल में आपका वेम्बनाड, कुन्नूर पाए जाते हैं। कर्नाटक में कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़, ठीक है, कारवाड़ और मैंगलोर वन प्रभाव। ठीक है, गोवा में आपका, ठीक है, गोवा ही पाया जाएगा। और महाराष्ट्र में जो है अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, रवड़ाना, वेलुंदूर, कुंडलिका, मुबारा दीवा, विक्रोली, श्रीवर्धन, वैतरना, वसासी, मनोरी और मालवण में पाए जाते हैं। गुजरात में आपका कच्छ की खाड़ी, खंबाट की खाड़ी और दुमास में जो है ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए आर्द्र भूमियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्द्र भूमि जो है एक तरह से एक गुर्दे का काम करते हैं, प्रकृति के लिए जो है एक तरह से गुर्दे का काम करते हैं। इनको किडनी ऑफ नेचर भी इनको कहा जाता है। चलिए देखते हैं, जलग्रस्त भूमि ऐसे दलदली या पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्ष भर या वर्ष के एक हिस्से में जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ मीठा या खारे पानी वाला समुद्री या गैर समुद्री ऐसा जल जमाव क्षेत्र जिसकी गहराई जो है 6 मीटर से अधिक नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियां या क्या कहते हैं, जलग्रस्त भूमियां भी कहते हैं। अधिकांश जलग्रस्त भूमियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती और गोदावरी जैसे बड़ी नदियों से जुड़ी होती हैं। और जलग्रस्त भूमि की निम्न कुछ विशेषताएं भी होती हैं। देखिए, यह पत्तियों, जंतुओं, कीटों, पौधों की कई दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान होता है और पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखते हेतु ये पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण व जहरीले तत्वों का निष्क्रिय भी करती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में किडनी का काम होता है, वो हमारे शरीर में से टॉक्सिक सब्सटेंस का जो है रिमूवल करता है, उसी प्रकार से जो है ये प्रकृति में जो है इस प्रकार के तत्वों को रिमूव करती है। ठीक है, देखिए इसके बाद तीसरा यहाँ पर, यह अवसादों को रोककर नदियों में जो है गाद के जमाव को कम करती है, क्योंकि अगर गाद जमा होता जाएगा तो नदियों की जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक समय ऐसा आएगा कि उनके बहाव को जो है वो कम कर देगी। इसलिए जो है इनके अवसादों को भी ये रोक देती है। ठीक है, यह बाढ़ के प्रभाव को भी कम करती है और मिट्टी के कटाव को भी ये रोकती है। अब देखिए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानी भी हम जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 1971 में जलग्रस्त भूमि के संरक्षण के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था और यह ईरान के रामसर नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन ईरान के नाम से भी जाना जाता है। भारत इस सम्मेलन में वर्ष 1982 में शामिल हुआ था, जिसके पश्चात पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इनके संरक्षण हेतु वर्ष 1987 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि या दलदली भूमि संरक्षण का कार्यक्रम भी जो है प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 राज्यों में कुल 103 आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए चुना गया था तथा 26 जलग्रस्त भूमियों के प्रबंधन की योजनाएं भी जो है अनुमोदित की गई थी। मतलब उनके बारे में बाद में कार्य किया जाएगा। अब देखिए, भारत में कहाँ कहाँ पर जो है आर्द्र भूमि स्थल पाए जाते हैं, आप सब देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मैप आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें दी गई हैं।
इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे पढ़ना इसको शुरू करते हैं। देखिए, रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं सम्मिलित हैं। अभी कुछ और बढ़ भी गए हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। अभी फिलहाल 26 को ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कोलेरू झील, ये आपका 90,100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यह जो है 19 अगस्त में जो है इसका क्या कहते हैं घोषणा तिथि जो है हुई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्षेत्रफल और घोषित तिथि नहीं, बस आपको प्रदेश और स्थान के नाम पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करूँगा। देखिए, असम में जो है आपका दीपोर बील आपका स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आपका पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि और चंद्रताल आर्द्रभूमि स्थित है। देखिए, पोंग डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में जो है इससे प्रश्न भी बना है। और हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे छोटा जो है यह पाया जाता है। तो देखिए, रेणुका आर्द्रभूमि जो है सबसे छोटा आर्द्रभूमि है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है वुलर झील, तसो मुरारी झील, होकरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर, मानसेर झील पाई जाती हैं। केरल में आपका आर्द्रभूमि अष्टमुरी आर्द्रभूमि, सष्टम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में आपका भोज आर्द्रभूमि, मणिपुर में आपका लोकटक आर्द्रभूमि पाई जाती है। उड़ीसा में आपका चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव। पंजाब में आपका हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील आपकी पाई जाती है। राजस्थान में आपकी सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। तो ये सांभर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तमिलनाडु में आपका पॉइंट कैलिमर, त्रिपुरा में आपका रुद्रसागर झील, उत्तर प्रदेश में आपका अपर गंगा नदी और पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और गुजरात में जो है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है पाया जाता है। तिथि और एरिया की जो बात रही, तो इसमें जो सबसे छोटा एरिया है उसी के बारे में ज़्यादातर प्रश्न बनेगा, या सबसे बड़ा एरिया उसके बारे में बनेगा। तो सबसे छोटा आपका रेणुका आर्द्रभूमि है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, भारत की आर्द्रभूमि या नम भूमि में जो है कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे भारत सरकार ने जो है देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु नई दिशा निर्देश आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 2 दिसंबर 2010 को जो है जारी किया था। इस दिशा निर्देश में पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील ऐसे स्थानों की पहचान की गई थी जो उच्च जैव विविधतापूर्ण है और इन जैव विविधता स्थलों की क्षति से बचाने के लिए हानिकारक गतिविधियों जैसे कार्यों, बिना उपचारित कचरे की डंपिंग तथा औद्योगिक करण को जो है प्रतिबंधित करने के प्रावधान भी किए गए थे। इसके बाद देखिए, अधिसूचित आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कानून 2010 में आर्द्रभूमियों की बेहतर संरक्षण और इसे अवक्रमण से बचाने पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया और इस नए दिशा निर्देश से इनके संरक्षण में जो है काफी ज्यादा मदद मिली थी। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आर्द्रभूमि, ठीक है, कानून 2010 के तहत जो है आर्द्रभूमियों को पहली बार उसके बेहतर प्रबंधन तथा आसान पहचान के लिए 6 वर्गों में बांटा गया था। तो यह 6 वर्ग किस प्रकार से हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, सबसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमियां, उनके बारे में। फिर है पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, जैसे राष्ट्रीय पार्क, मैरीन पार्क, अभ्यारण्य, मैंग्रोव आदि। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो है शामिल आर्द्रभूमियां उच्च स्थलीय आर्द्रभूमि जो 2500 मीटर की ऊंचाई के अंदर अवस्थित हो और जिनके क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर या उससे अधिक हो। उच्च स्थलीय आर्द्रभूमि जो 2500 मीटर या उसके अधिक ऊंचाई पर स्थित हो और जिसका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा हो। इसके बाद देखिए, कोई भी अन्य आर्द्रभूमि जिसकी आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण ने पहचान की हो तथा केंद्र सरकार ने उसे अधिसूचित भी किया हो। तो इस प्रकार से इनके बेहतर प्रबंधन और आसान पहचान के लिए इन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया गया था और इसको हमने पूरा देखा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के विलय की स्वीकृति भी दी गई थी। देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया और इस योजना को एक सम्मिलित रूप में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना जो है कहा जाएगा। तो इन दोनों को जो है सम्मिलित करके नया नाम राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना कहा गया और इसमें केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 70-30 का जो है रेशियो रखा जाएगा। ठीक है, इस अनुपात में इनके बीच में जो है लागत का वहन किया जाएगा। पहले ये जो और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो है 90-10, क्योंकि जो पूर्वोत्तर राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है, इस कारण से जो है उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दिया गया, उनको केवल मात्र हिस्सेदारी 10 रखी गई है। इसके बाद देखिए, प्रवाल भित्ति और मूंगे की चट्टानें जिनको कोरल रीफ भी कहा जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश वर्ड्स को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा मदद मिलेगी खासकर संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में।
ठीक है, अगर आप मेंस लिखने जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरीय जल में मिलने वाला एक जीव होता है जिसे सिलेंट्रेटा पालिप जो है कहा जाता है। याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा पालिप। और यह एक उपोष्ण कटिबंधीय समुद्री सूक्ष्म जीव होता है जिसके लिए निम्न भौगोलिक दशाएं जो है कुछ अनुकूल है। ये 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहता है। 60 से 70 मीटर तक गहरा जल होना चाहिए, स्वच्छ जल, और कम लवणीय जल 40% से अधिक होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए। इसका मतलब जहाँ पे इनकी मौजूद पाए जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पे काफ़ी साफ पानी है और वहाँ पे जो है उसका सॉल्टीपन जो है, ठीक है, लवण उसको ही कहते हैं, काफ़ी मात्रा में जो है कम है। इसके बाद देखिए, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप में प्रवाल भित्तियां काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। और कच्छ की खाड़ी में तटीय प्रवाल भित्तियां एवं लक्षद्वीप में प्रवाल वलय अर्थात एटाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कच्छ की खाड़ियों में तो ये प्रवाल भित्तियां कही जाती हैं, लेकिन लक्षद्वीप में जो है इन्हें प्रवाल वलय या एटाल भित्तियां भी इनको जो है कहा जाता है। संरक्षण व प्रबंध के लिए 4 प्रवाल भित्तियों की जो है पहचान की गई है। पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा कच्छ की खाड़ी। देखिए, भारतीय प्रवाल भित्ति क्षेत्र जो है लगभग 2375 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कठोर व नरम प्रवाल भित्ति के संबंध में बढ़ावा होने के लिए पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की शुरुआत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में की गई थी, जो उसकी राजधानी है। ठीक है, वर्ष 2008 को विश्व प्रवाल भित्ति वर्ष के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, कि वर्ष 2008 में विश्व प्रवाल भित्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद देखिए कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। ठीक है, प्रवाल पर आवास की दृष्टि से अधिक आश्रित जुजैंथल शैवाल जब पर्यावरणीय कारणों से उसके पृथक हो जाते हैं तब प्रवाल अपने वास्तविक रंग सफेद में आ जाता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग की उपमा दी जाती है। ठीक है, वस्तुतः प्रकाश की तीव्रता बढ़ने अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के कारण जुजैंथल में प्रकाश संश्लेषण की दर अत्यधिक तीव्र हो जाती है, और जिससे संतुलित रखने के लिए या तो प्रवाल जुजैंथलों को अपने से पृथक कर देते हैं या जुजैंथले अपने रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रवाल में पोषक तत्व कम हो जाते हैं और वह अपने वास्तविक रंग अर्थात सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, जिसे प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग भी जो है कहा जाता है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ICRI को सहायता प्रदान करता है और यह विभिन्न वैज्ञानिक खोज व समन्वय द्वारा कोरल परितंत्र की सूचना से साझा करता है तथा उसके संरक्षण और प्रबंधन में जो है सहायता भी करता है। इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव विश्व भर की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के मध्य एक साझेदारी व्यवस्था है जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों को लागू करके कोरल रीफ को संरक्षित करने का प्रयास भी करती है। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है जैव विविधता यहीं पे समाप्त होता है। इसको 4 पार्टों में जो है अपलोड किया गया था और ये पार्ट अपलोड करने में करीब 1 मंथ का टाइम लग गया। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि काफ़ी हद तक जो है स्थितियाँ खराब हो गई थी, तो वीडियो को अपलोड करने में देरी हो गई। अब से जो है रेगुलरली वीडियो अपलोड होगी। और इसमें थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ हल्की सी इधर है और थोड़ा बहुत इधर उधर कंटेंट चला गया हो, तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। इस कारण से जो है थोड़ा सा अभी दोबारा से उस तरफ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियोस को जो है लाइक करिएगा, चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।